नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी खबरों में हम आपका स्वागत करते हैं और टॉकिंग न्यूज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर नए फॉर्मूले के बारे में। इस फॉर्मूले से एडहॉक टीचर्स को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, नए और जो लोग डिस्प्लेस हो गए हैं किसी कारण से उनको कितना फ़ायदा पहुंचेगा और इस क्या संभावनाएं रहेंगी भविष्य में जो विद्यार्थी पीएचडी करेंगे या शोधार्थी जो आएंगे उनके लिए कितना लाभप्रद होने वाला है और वर्तमान में जो काम कर रहे शिक्षक हैं उनको इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ए.के. भागी जो कि डूडा के प्रेसिडेंट हैं और हम उनसे सीधे से नियुक्ति प्रक्रिया जो नया फॉर्मूला है ये कब से लागू होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में। सबसे पहले तो टॉकिंग न्यूज़ के जितने हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको मेरा नमस्कार। और आपने जो प्रश्न पूछा है ये बहुत ज़रूरी प्रश्न, जितने भी हैं इनके आंसर विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से और ख़ास तौर पे डूडा की तरफ से आने ही चाहिए, क्योंकि हम जितने भी इस तरह के बदलाव करते हैं वो आफ्टर ऑल एजुकेशन के भले के लिए और यहाँ पर कार्यरत जितने हमारे शिक्षक साथी हैं उनके भले के लिए करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नया क्राइटेरिया आ रहा है ये क्राइटेरिया उन एडवर्टाइजमेंट्स पे लागू होगा जो 30 नवंबर 2023 के बाद आएंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी पोस्ट एडवर्टाइज्ड हैं, जिनके यहाँ अभी कॉलेजेस में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है या जहाँ एडवर्टाइज हैं लेकिन अभी इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन इंटरव्यू स्टार्ट अगले 18 महीने तक जब तक उनकी वैलिडिटी हो सकते हैं, उन पे ये नियम लागू नहीं होते। तो ये कोई 30 नवंबर कट ऑफ डेट जो है ये नहीं है कि इसके बाद होने वाले इंटरव्यूज़ के ऊपर इनका कोई प्रभाव पड़ेगा। जो इसके बाद एडवर्टाइज पोस्टें होंगी उन पे इनका प्रभाव पड़ेगा और करंट वाली जितनी एडवर्टाइज पोस्ट हैं जब तक उनकी वैलिडिटी है तब तक। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसे आपको कहता हूँ कि 30 नवंबर 2023 को अगर मान लीजिए कोई किसी कॉलेज ने एडवर्टाइजमेंट दे दिया तो 18 महीने 12 जमा 6 महीने के ग्रेस के साथ 18 महीने तक वो एडवर्टाइजमेंट वैलिड रहता है। तो आप ये मान सकते हैं कि मई 2025 तक जो करंट क्राइटेरिया है उसी के बेसिस पे इंटरव्यू कॉल होता रहेगा। इसलिए हमारे साथी जो एडहॉक पे अभी कार्यरत हैं या जो साथी किसी भी कारण से डिस्प्लेस हुए हैं उनको घबराने की इस नए क्राइटेरिया को लेकर आवश्यकता नहीं है। सर, अचानक क्या ज़रूरत पड़ गई इस क्राइटेरिया में बदलाव को लेकर के जो इसी में जो पास किया गया है? देखिए क्या है कि स्क्रीनिंग क्राइटेरिया तो हमेशा से रहा है, एक फॉर्मेट में दूसरे हुए। तो 1997 के पीछे जाता हूँ, 1997 के अंदर भी हमारे पास में 6 कैटेगरी के अंदर जो है हम अपने कैंडिडेट्स को डिवाइड करते थे और जिस कैटेगरी के लोगों को इंटरव्यू कॉल मिलता था उनको मिलता था। उस समय भी एक प्रावधान था कि भाई जो लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको बुलाया जाता था। तो ये प्रक्रिया कोई ऐसी नई नहीं है। फिर इसके बाद में बदलाव इसमें हुए, कभी 60 अंक लगाया, उसका बैरियर लगाया, तो उसमें भी मतलब कुछ लोग कट आउट हो जाते थे, कुछ रह जाते थे जिनके 60 अंक नहीं होते तो उनको लेटर नहीं मिलता था। और इसी तरह से पिछली बारी आपको ध्यान आएगा कि 2021 में भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ये कोशिश किया था। उस समय पे क्योंकि बहुत सारी संख्या के अंदर बड़े एडहॉक शिक्षक हमारे यहाँ साथी काम कर रहे थे, तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि हम ही लोग जाकर के वाइस चांसलर से मिले भी थे और हमने उनको इस बात से कन्विंस किया था कि इस तरह का क्राइटेरिया लिमिटेड कैंडिडेट्स को बुलाने से एग्जिस्टिंग एडहॉक टीचर्स को बहुत नुकसान हो सकता है। तो हमने उनसे बातचीत करके उस समय ये बदलाव करा लिया था कि कॉलेजों में कम से कम 50 अंक जिनके भी हैं और जो रिजर्व क्लास में उसमें 45 तक भी अगर उनके अंक हैं तो उनको इंटरव्यू बुलाया जाएगा, ताकि जो है ये लंबे समय से जो प्रक्रिया रुकी हुई थी उसमें कम से कम इंटरव्यू लेटर मिल जाए और बाद में उनकी नियुक्तियों की संभावना पूरी तरह बनी रहे। इसके लिए हमने प्रयास करके उस समय कराया था। लेकिन ध्यान में आपके ये भी आ जाएगा कि बार बार लोग इसको क्वेश्चन भी कर रहे हैं और अपने ही साथी कर रहे हैं कि जी ये तो, और ख़ास तौर पे लोग तो कोर्ट भी चले गए हैं कि जी 5 मिनट का इंटरव्यू होता है, 2 मिनट का इंटरव्यू होता है, ये फार्स हो रहा है। ये हमारे अपने साथी लगे तो उसके लिए ये उस समय हमने ही कह करके प्रावधान कराया था। लेकिन अब जब इसके ऊपर बार बार जो है इसके ऊपर, तो विश्वविद्यालय का मानना ये था कि भाई इसको हमको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उन्होंने फिर ये ऐसा फॉर्मूला जो आने वाले एडवर्टाइजमेंट्स के लिए इसको लागू करने के निश्चय किया और एक कमेटी के माध्यम से इसको लाए।
हम लोगों को जब ये इस बारे में थोड़ा आइडिया लगा, जब वाइस चांसलर साहब से बातचीत हुई हमारी डूटा डेलीगेशन की, और तो हमने उनसे ये कहा कि सारे एडहॉक टीचर जो हमारा परमानेंट का जब से यहाँ अपॉइंटमेंट प्रोसेस शुरू हुआ है उससे पहले हमारे यहाँ कार्यरत हैं, उनको कम से कम इसमें ये रियायत मिलना ही चाहिए, या उनका ये हक बनता है कि वो हर एक इंटरव्यू प्रोसेस में जब तक उनकी परमानेंट अपॉइंटमेंट ना हो जाए उनको मिलता रहे ये हक इंटरव्यू में जाने का। इस बात को मुझे खुशी है कि हमारे ईसी मेंबर्स के द्वारा भी और हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा इस बात की को गंभीरता से लिया गया, और अंत में ये फैसला हुआ है कि जो भी स्क्रीनिंग क्राइटेरिया लगा करके आप मेरिट बना करके शुरू के 40 लोगों को बुलाएंगे, उस 40 के अंदर भी कुछ लोग हमारे क्वालिफाई वैसे कर ही जाएंगे जो एडहॉक शिक्षक साथी उस समय तक डिस्प्लेस हो गए हैं या कार्यरत होंगे, नहीं भी होंगे तो भी उन सबको तो इंटरव्यू देने का हमेशा से उनको कॉल लेटर मिलने का हक उनका बना रहेगा। सर ये क्या उन्हीं के कॉलेज में रहेगा या नहीं, दूसरे सभी कॉलेज में, ये बिल्कुल क्लैरिटी से लिखा है, क्लैरिटी से बात हुई है, अमेंडमेंट भी उसमें कराया है, और हमने जो प्रपोजल आया था उसमें तो 31 जुलाई का था कि 31 जुलाई के बाद आने वाले, लेकिन हमें ध्यान आ जाएगा कि अभी 12 कॉलेजेस के अंदर तो एडवर्टाइजमेंट आया नहीं जो दिल्ली सरकार के घोषित हैं, और दूसरे कुछ ऐसे कॉलेजेस हो सकते हैं जिनके एडवर्टाइजमेंट लैब्स पे आ रहे हों, जहाँ प्रक्रिया अभी 12 कॉलेज के अलावा भी दिल्ली सरकार के कॉलेजेस वहाँ शुरू नहीं हुआ। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए 31 जुलाई का जो प्रपोजल था हमारे ईसी मेंबर द्वारा, इसको हमने बढ़ा करके फिर 30 नवंबर तक लेके गए, ताकि तब तक जो है हमने सारा ये डाटा भी इकट्ठा कर लिया है कि सारे एडवर्टाइजमेंट भी फेज़ 1 के जो कंप्लीट नहीं हुए, लैप्स होने के कागार पे, यह एडवर्टाइजमेंट आज तक नहीं आ सके, हमारे को पूरी उम्मीद है कि पुराने क्राइटेरिया से अपॉइंटमेंट चलाने के लिए 30 नवंबर 2023 तक वो सारे एडवर्टाइजमेंट कम से कम एक बार आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं भी आते हैं तो भी हमारे एग्जिस्टिंग एडहॉक टीचर्स को इसमें कोई नुकसान नहीं। दूसरी बात ये बहुत कैलकुलेटेड तरीके से रखी गई है कि 1 जनवरी 2022 से लेकर के और 31 मार्च 2022 तक जो हमारे शिक्षक साथी हैं, एडहॉक शिक्षक साथी कार्य कर रहे थे, केवल उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा कि कॉल लेटर, क्योंकि उससे पहले तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी न किसी महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में कार्यरत हो गए, तो फिर उसको जो हमारे का जहाँ से रेगुलराइजेशन की चली थी या मुहिम, उसी के हिसाब से इसको किया गया है। तो उसमें कुछ बाकी हमारे साथी हो सकते हैं, पुराने हो सकते हैं, जो किसी और समय पे बाहर हो गए। हमारी प्रयास ये रहेगा कि फर्स्ट फेज ऑफ अपॉइंटमेंट में अगर किसी कारण से कोई ऐसे हमारे साथी जो बाहर रह गए हैं, कभी पुराने समय में एडहॉक से बाहर हो गए थे, उनको भी फर्स्ट फेज के अंदर ही रिहेबिलिटेट करवाया जाए अगर उनके अंक पूरे नहीं बनते हैं, और आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी तो ये कोई लास्ट डिसीजन नहीं है इसी का, इसी फिर मिल सकती है। ऐसे कुछ लोग अगर छूट रहे होंगे जिनके ऊपर ये नियम अगर किसी तरह से उनके विरोध में जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस को इकट्ठा करके उनके लिए भी कोई नया प्रावधान इसमें लागू करने के बारे में चर्चा की जा सकती है। सर नए अभ्यर्थी मतलब इस डिसीजन को लेकर के बड़े चिंताकुल हैं कि उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। नहीं, देखिए क्या बात यह है कि मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि स्क्रीनिंग क्राइटेरिया तो हमेशा रहा ही है। दूसरी बात यह है कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो नए ही होंगे। यहाँ पर क्या है कि हर व्यक्ति इंटरव्यू का कॉल से तो यहाँ तो कोई मैकेनिज्म, क्योंकि ज़्यादा अगर कैंडिडेट हो जाते हैं सर उनके तो यहाँ चिंता तो का कोई विषय है कि 40-20 अगर आते हैं 100 के अंदर, और वो लोग जो हैं अभी जैसे 700, 600, 500 कैंडिडेट आते हैं, तब क्या ये संभव तो होगा नहीं? उसी में यही हो रहा है कि कई बार क्या है कि दिस गिव्स राइज टू अनफेयर कंपटीशन। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी नीयत बहुत साफ है जी। इस मामले में लोगों ने हम पे बहुत तरह के एलिगेशंस लगाए हैं कि जी ये तो कहीं से बिल्कुल जिस एलिजिबल लोगों को ला करके यहाँ यूनिवर्सिटी सिस्टम में थोपना चाहते हैं, या उनको लाना चाहते हैं, या कहीं और से लेके आ जाएंगे उनको लगा देंगे। ये उन लोगों को जवाब है हमारा, एक तरह से आप ये भी समझिए। हम हमेशा मेरिट के साथ रहें, और जिन लोगों ने इस विश्वविद्यालय के अंदर काम करके अपना योगदान इसके डेवलपमेंट में दिया, हम उनके साथ रहें। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, चाहे वो किसी और स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे टेस्ट के माध्यम से होता हो, या किसी और महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जो दिल्ली के बाहर हैं कोई और तरीका लगाते हों, सब जगह स्क्रीनिंग क्राइटेरिया लगता है। तो ये कोई ऐसी जगह नहीं हो सकती जहाँ कोई स्क्रीनिंग मेथड नहीं लगेगा।
और मैं बड़ी मतलब कि स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि अपने को अच्छे से अच्छे टैलेंटेड शिक्षकों को ही इस सिस्टम में लाने के लिए अब प्रयास करना चाहिए। अब जो घटना 2010 से लेकर के 2023 के बीच में घट गई कि यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ तो चली नहीं, या चली तो बहुत सेलेक्टिव तरीके चली। अब एक बार ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर जो है हमारे जो पुराने शिक्षक साथी हैं वो रेगुलराइज और परमानेंट हो जाएं, तो फिर हमको अब उस और मुड़ना पड़ेगा जहाँ इस महाविद्यालय अपने हमारे जो दिल्ली विश्वविद्यालय के और दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए भी आप डिपार्टमेंट्स में देखिए, डिपार्टमेंट के अंदर आप मेजॉरिटी आप देखिए, हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाते रहे लोग कि देखिए जी ये तो कहीं और से आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, लेकिन हमने यही फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर जो लोग टॉप के थे, कंपटीशन अमंग इक्वल्स 95 तक 94 तक कट ऑफ पॉइंट्स वालों के अंदर ही आपस में कंपटीशन हुआ, हेल्दी कंपटीशन हुआ, सिलेक्शन किसी का भी हो सकता है, तो उस बात को मानना चाहिए। ये कहीं पे भी नहीं हो सकता। आप चाहे आईएएस की सर्विसेज देख लीजिए, प्रिलिमिनरी टेस्ट कराते हैं तो बहुत सारे लोगों को स्क्रीन आउट कर लेते, फिर मेन टेस्ट करवाते, फिर इंटरव्यू कराते। तो हमारे यहाँ तो केवल इंटरव्यू का प्रोसेस है, तो कोई भी स्क्रीनिंग मेथड नहीं लगेगा, सभी को इंटरव्यू कॉल मिल जाएगा, ऐसा संभव है नहीं, खासतौर पे जब कैंडिडेट्स की संख्या हजारों में पहुंच जाती है। टूटा सर समायोजन के मुद्दे को भुला चुकी है सब यार। देखिए बात यह है कि ये समय समय के ऊपर चीज़ चलती है, समायोजन के मुद्दे को भुलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जब डूटा एग्जीक्यूटिव का ये फैसला हो जाता है कि हम इसके अंदर इंटरवीन इस तरह से इसको रोकने के काम नहीं करेंगे और ये सर्वसम्मति से हुए फैसले हैं, तो फिर आप दोनों बातों को मतलब कितनी टाइम तक साइमल्टेनियसली चला पाएंगे। हालांकि हमने फिर भी अपने हर डेमोन्स्ट्रेशन में इसको रिटेंशन के मैक्सिमम को कराना चाहिए, और मैं आपके संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ कि लोग कोई भी डाटा देते हों, अभी तक के 2000 के करीब मतलब 1900 के करीब अपॉइंटमेंट हुए हैं महाविद्यालयों के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर मिला करके डिपार्टमेंट। इसमें से ज़्यादातर लोग वही अपॉइंट हुए हैं जो कहीं ना कहीं एडहॉक काम करते, नंबर 1। नंबर 2, हम मान रहे हैं कि उसमें से 500 लोग डिस्प्लेस भी हुए। उन 500 लोगों का डिस्प्लेस होने का कारण केवल और केवल इंटरव्यू में उनको बाहर कर देने का नहीं है, उनकी पोस्टें ही नहीं थी। कई जगहों पे नंबर ऑफ वैकेंसीज वर लेस देन नंबर ऑफ पीपल वर्किंग वर मोर, उसके कारण भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये 12 कॉलेजों में, बाकी 20 कॉलेजों में ना चलना और सब इश्यूज को मिला के ईडब्ल्यूएस के कारण मिला करके 500, लेकिन उसमें थोड़ी सी राहत की बात यह है कि 200 लोग ऐसे जो कहीं से हटे थे, 200 से प्लस ही हो गए, वो लोग दोबारा नियुक्ति पा गए। अब ये वाला जो मेथड है, जो नया अगर मेथड लग जाता है, तो आप देखिए कि इसमें हमारे तो वही साथियों को इंटरव्यू लेटर तो जरूर मिलेगा और बाहर से आने वालों की संख्या घटेगी भी। तो इन्हें वे ये मेथड अगर कोई खुदा ना खास्ता, वैसे तो हम चाहेंगे कि फेज़ 1 में ही हमारे साथी सब नियुक्ति पा जाएं, लेकिन अभी ईडब्ल्यूएस की सीटें आनी हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट उनके लिए भी हो सकता है कि नवंबर 2023 के बाद आएँ। तो हमने ये इंश्योर किया है कि जो उसी कारण से कोई साथी हमारे पिछड़ गए, तो फिर उनके लिए पूरी अपॉर्चुनिटी बिना किसी रोक टोक के उसके बाद में नए आने वाले पदों पे या नए आने वाले एडवर्टाइजमेंट में बनी रहे। और उसमें जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके नंबर को रिस्ट्रिक्ट किया, इनके नंबर को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। तो ये हम जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। समायोजन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लोग कोर्ट गए हुए हैं, कई लोगों ने इसको लेकर कोर्ट में, देखते हैं कोर्ट से क्या निर्णय आते हैं, उसके ऊपर भी हमारी नज़र है और हम तो स्वागत ही करेंगे अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा कोर्ट के माध्यम से, चाहे तीसरी सरकार के माध्यम से निर्णय आए जिससे कि हमारे एग्जिस्टिंग एडहॉक टीचर्स का रेगुलराइजेशन या अब्जॉर्प्शन या आप उसको परमानेंट नियुक्ति जिस फॉर्मेट में कहें, हम उसी फॉर्मेट में उसको आज की तारीख में डूटा एग्जीक्यूटिव का ये फैसला कि निर्णय को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम कितने समय तक इस एडहॉक को चलाएं, एक एडहॉकिज्म को चलाएं। एक बात, दूसरी बात ये है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि और डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं। और डेवलपमेंट आज की तारीख में जो हो रहे थे, जी आप भी सिस्टम में रहते हैं, आप पत्रकारिता का भी काम करते हैं, ऐसे ऐसे केसेस की तैयारी हो रही थी कि हमारा जो एडहॉक जिसके बेसिस पे लोग इतने सालों से चल रहे थे उसको भी चैलेंज करने के लिए लोगों के पास में अब जो है वो पेशेंस जो सिस्टम के बाहर थे वो टूट रही थी कि इसको चैलेंज किया जाए, किसी तरह से ईडब्ल्यूएस की पोस्टों पे जो हमारे साथी काम कर रहे हैं उनको अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जाए, या और कई तरह की लीगल हर्डल्स को लोग लगाने की तैयारी में थे। और
पहले के समय से लेकर के और अब के समय के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो अपने अलग अलग तरह की चीज़ों को लागू करता है। तो हमको सबके हित में क्या रहेगा, इसको ध्यान में रख करके ही निर्णय डूटा करती है। डूटा अपने इश्यूज़ को कभी छोड़ती नहीं है। उनके लिए जहाँ तक जो चीज़ हमको जिस माध्यम से मिल सकती है वहाँ तक आगे जाती है। उसके बाद में अपने बची हुई चीज़ों को पाने के लिए फर्दर से अपनी स्ट्रेटजी को रीऑर्गेनाइज करके आगे बढ़ती है। 4000 शिक्षकों का एब्जॉर्प्शन ना करा सकता हो सकता है शिक्षक इस नियुक्ति प्रक्रिया के बाद में बचे हुए शायद इसमें से 100, 200, 250 अगर मान लो बच जाते हैं तो उनका कराना हमारे को आसान हो जाए। देखिए, ये सारी चीज़ों को अपने को ओपन माइंड से सोचना चाहिए। आज ही हम एक ही तरीके से एक साथ 4000 हो जाएंगे, कई बार जो है वो स्ट्रेटजी बदलती भी है। नियुक्ति प्रक्रिया से जितने हो सकते हैं, कितनों को हम दोबारा कोर्ट के माध्यम से ला सकते हैं, कितनों को हम जो है जब उनकी संख्या कम रह जाएगी तो फिर उसके माध्यम से कुछ ला सकते हैं क्या, इसके बारे में विचार समय समय पे डूटा हमेशा अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से आगे कैसे लड़ना है चीज़ों को बनाती रहती है। सर, और एक मसला है ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल्स और एक्टिंग प्रिंसिपल्स, क्या इंटरव्यू कर सकेंगे? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, मैं तो इसके बिल्कुल हक में हूँ। वैसे तो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि दोनों विषय, ये बहुत ही गंभीर विषय है हमारे लिए। एक तो गवर्निंग बॉडीज़ हर कॉलेज में प्रॉपर होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल जो सेटअप हमारे स्टैट्यूट्स में दिया हुआ है, ऑर्डिनेंसेस में दिया हुआ है, वो किसी भी स्टेज पे ब्रेकअप हो। डूटा हमेशा अपने ऑर्डिनेंस को बचाने के लिए, स्टैट्यूट्स को बचाने के लिए काम करती है। जो स्टैट्यूट्स हमारे खिलाफ जा रहे हैं उसको बदलाव के लिए बात करती है, ऑर्डिनेंस जो हमारे खिलाफ जा रहे हैं उसको बदलाव के लिए बात करती है, लेकिन हम ये कभी नहीं कहते कि इनका वायलेशन हो। तो ये बात तो तय है कि हम चाहते हैं कि गवर्निंग बॉडी इन प्लेस। दूसरी बात ये है कि हम तो नहीं रोकते हैं कि प्रिंसिपल आप परमानेंट नियुक्त मत करिए, हम तो नहीं रोकते हैं कि आप प्रिंसिपलों के अंदर एक्टिंग से या ऑफिशिएटिंग से काम चलाएं, परंतु अगर कोई हालात ऐसे हैं कि एडहॉक अरेंजमेंट से ही प्रिंसिपल के पद पे वहाँ कोई कार्यरत है, चाहे आप कहिए कि एक्टिंग प्रिंसिपल है या ऑफिशिएटिंग है, उसको सारे कार्य करने का अधिकार होता है हमारे स्टैट्यूट्स के हिसाब से। चाहे वो सैलरी देना हो, चाहे गवर्निंग बॉडी की मीटिंग करना हो, चाहे वो प्रमोशन किसी के कराने हो, चाहे फिर अपॉइंटमेंट करवाने, उसके पास सारे अधिकार होते हैं, सारे फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार होते हैं। उसी में नियुक्ति प्रक्रिया आती है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई रिटन रूल इस तरह निकाला नहीं है, थोड़ा बहुत कहा कि इसको मत करिए आप, ऐसा करके लिखा, लेकिन हमारा जो है विश्वविद्यालय प्रशासन से जो पिछली बैठक हुई उसके अंदर हमने साफ वही उनसे कहा कि देखिए जी, हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन प्रिंसिपल एक्टिंग है, ऑफिशिएटिंग है या परमानेंट है, और परमानेंसी तो बात ही नहीं थी, टर्म पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल है। अब तो हम ये चाहेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी जो संभावना है, और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ अनिरुद्ध जी, आपसे आज बात जब हो ही रही है, दिल्ली सरकार के कॉलेजों में 600 वैकेंसीज बनती हैं, टोटल 600 वैकेंसी का वर्कलोड बनता है जो हमारे यहाँ जहाँ पर, और उसके अंदर आप देखिए इस समय 400 के करीब करीब शिक्षक साथी एडहॉक पे काम कर रहे हैं 12 कॉलेज, 200 पोजीशंस वहाँ खाली पड़ी हैं। आप देखिए कितने लोगों का अपॉइंटमेंट होकर के भला हो सकता है वहाँ अगर नियुक्ति प्रक्रिया रुकी रहेगी और एडहॉकिज्म ही चलता रहेगा। और 100 हमारे पास पूरी लिस्ट है, 100 टीचर्स एडहॉक दोज हु आर वर्किंग इन दीस 12 कॉलेजेस हैव गॉट द प्लेसमेंट। 380 के करीब वो लोग हैं जो बाकी 12 कॉलेजों में काम कर रहे हैं, 12 के अलावा जो दिल्ली सरकार के कॉलेजों में काम कर रहे हैं, जिनकी परमानेंट अपॉइंटमेंट और जगह पे हुई है। तो देखिए कितनी बड़ी संख्या थी इनकी। अगर उन्हीं के कॉलेजों के अंदर ये नियुक्ति प्रक्रिया चलती, हमारे पास एक एक चीज़ का डाटा है, कौन सा कितने लोग किस कॉलेज से कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, जो हम नहीं चाहते, क्योंकि ये बड़ी डिस्प्लेसमेंट की एक समस्या इसी कारण से बनी है कि सेलेक्टिव तरीके से यूनिवर्सिटी मेंटेन और ट्रस्ट कॉलेजों के अंदर ही नियुक्ति प्रक्रिया, 1-2 कॉलेजों में, दिल्ली सरकार के कॉलेज में नियुक्ति प्रक्रिया, हम ये चाहेंगे कि सभी कॉलेजों में हो। अब ये चली क्या है तो ये सब कॉलेजों में हो, और फिर हम देखें कि इसमें सभी हमारे जो लॉन्ग सर्विंग टीचर्स रहे हैं, हमारे शिक्षक साथी रहे हैं, वो सभी को प्लेसमेंट मिल जाए, ताकि जो है हम आगे अब इसमें आगे बढ़ें। सर, जीबी बनाने के लिए दबाव क्यों नहीं रहता है? देखिए, जीबी हमारा दबाव है, हम तो डूटा के एलिगेशन में हमने तो बहुत साफ गोई से कहा कि आप जीबी बनाइए, लेकिन उसका वाइस चांसलर ने यही जवाब दिया कि एक पत्र मनीष सिसोदिया जी के माध्यम से सीधा लिख दिया गया था विश्वविद्यालय प्रशासन को, और ये कभी नहीं हुआ कि हमेशा DHI, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन जो है, DHG के माध्यम से हमेशा पत्र आता है,
तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनसे लिखा कि ऐसे ऐसे माननीय मंत्री महोदय का ये पत्र आया है, तो आपने अपने ऑफिशियल चैनल से भी आप डीबी को भेज दीजिए नाम। तो इसके जवाब में सरप्राइजिंगली डीएचई ने ये कहने की बजाय कि भाई ये फाइनल है नेम, वही लिस्ट आप लागू कर सकते हैं, ऐसा जवाब देने के बजाय उन्होंने 27 फरवरी को फिर ये जवाब दिया कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट। और उसके बाद में हमने कहा जी आपको करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमने 1-2 बारी रिमाइंडर भी भेज दिया है दिल्ली सरकार के पास कि हमें बताया जाए कि भाई हम इसके हिसाब से क्या आगे बढ़ें। तो जैसे ही ये प्रक्रिया वहाँ से पूरी होती है तो हो। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, बड़ी हैरानी की बात है, जैसे मैंने अभी स्टैट्यूज ऑर्डिनेंस के बारे में आपसे चर्चा करी, बहुत बार जो है हम लोगों को और दिल्ली विश्वविद्यालय को ये नुकसान झेलना पड़ता है कि ना तो हमारे ऑर्डिनेंसेस में उस तरह से एडहॉक टीचर शब्द आया, ये आना चाहिए, जगह जगह पे आना चाहिए। इसकी प्रक्रिया के बारे में भी जो ईसी रेजोल्यूशन है उसको तभी हम उसके ऊपर जोर डाल के नियम के अनुसार से वो नियुक्ति प्रक्रिया उसके हिसाब से भी एडहॉक का अपॉइंटमेंट शुरू करा। तो हमारा प्रयास ये भी है। दूसरा ये है कि इस पर भी ऑर्डिनेंस होना चाहिए कि गवर्निंग बॉडी चाहे ट्रस्ट हो, चाहे यूनिवर्सिटी मेंटेन हो, चाहे वो दिल्ली सरकार के हो, कैसे बनना चाहिए, उसके ऊपर कायदे कानून स्पष्ट लिखे होने चाहिए। इसी रेजोल्यूशन के अलावा ऑर्डिनेंस का पार्ट बनना चाहिए, स्टैट्यूट्स का पार्ट है तो ऑर्डिनेंस का पार्ट भी बनना चाहिए, उसका पूरा लेट डाउन प्रोसीजर होना चाहिए और वो लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो भी होना चाहिए। बहुत जगह देखा है कि मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन ही नॉमिनेट करते चले जाते हैं और ईसी को बाद में रिपोर्ट करते हैं। हमारे हिसाब से जो जिस संस्था का काम है वो कार्य उस संस्था में जाकर के होना चाहिए और इसी से जो है डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस है उनको बल मिलता है। जब हम धीरे धीरे चीज़ें छोड़ते चले जाते हैं कि ठीक है ऑर्डिनेंस नहीं है तो जो वीसी के एक्शंस हैं या कोई यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शंस उनको अप्रूव कर दिया जाए, तो फिर जो है बाद में हमको उन खामियाजों को फिर भुगतना भी पड़ता है। तो ढूंढा हमेशा एक स्टैंड के साथ रहती है कि हमारे पास में स्पष्ट लिखे हुए रूल, नियम, कायदे, कानून होने चाहिए और उनका साक्षर पालन भी हो। ये नहीं कि कोई इमरजेंसी पावर इस्तेमाल हो रही हैं या कुछ और तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। जो भी गवर्निंग बॉडीज़ हमारी बननी हैं वो ईसी में ही बने, ईसी ही उनके ऊपर निर्णय करे और उस तरह से सारा का सारा महाविद्यालयों का काम गवर्निंग बॉडीज़ को लेकर के और कभी गैप ना हो। हम तो ये चाहेंगे कि कभी भी ऐसी स्थिति ना आए जब पूरे जितने गवर्निंग बॉडी मेंबर होने चाहिए उतने ना रहें। कभी कोई रिज़ाइन कर देता है, कोई छोड़ देता है, कोई और कारण से कुछ हो जाता है, तो उसमें भी जल्द से जल्द उसका रिप्लेसमेंट आना चाहिए। तो हमारा इसमें बिल्कुल स्पष्ट मत है कि गवर्निंग बॉडी का मसला है गवर्नेंस ऑफ द कॉलेज, फाइनेंसेस ऑफ द कॉलेज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉलेज के लिए वो ऊपर से प्रिंसिपल के माध्यम से उसको कार्यान्वित करवाते हैं, ऑफिसर्स के माध्यम से कार्यान्वित करवाते हैं। तो ऐसी गवर्निंग बॉडीज हर कॉलेज में हमेशा सुचारू रूप से चलती ही रहनी चाहिए। सर, नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, कुछ लोगों को उम्मीदें भी हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस बिल्कुल भी सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। देखिए, हम तो कोशिश प्रयास कर ही रहे हैं, मैं जानता हूँ कारण क्या क्या है, लेकिन फिर भी हम परसुएशन से और दबाव से दोनों चीज़ों के लिए डूटा जानी जाती है। एक तरफ हम बातचीत, परसुएशन, दूसरी तरफ जहाँ दबाव पड़ना चाहिए वो दबाव। तो आप यकीन मानिए ये दोनों काम चल रहे हैं। पहले 5 ही कॉलेज में चला था, आज 31 कॉलेजों में चल रही है ये प्रक्रिया और जल्द ही बाकी बचे हुए 30 कॉलेजों में भी चलेगी। 30-32 कॉलेज जो बचे हैं वो उसमें भी चलेगी। देखिए 53 जमा 12 तो 53 जमा पर करीब 65 कॉलेज बनते हैं, तो 65 कॉलेजों की तरह चलेगी। आप इसका यकीन मानिए ये अब प्रोसेस रुकने वाला नहीं। सर, आप सेकेंड फेज की बात करते हैं, जब नियुक्ति प्रक्रिया की, तो प्रथम फेज जो है आप कहाँ तक देखते हैं? मैं प्रथम फेज में चाहता हूँ कि जितने हमारे जो पेंडिंग पोस्ट है, देखिए क्या है, ये अनड्यू कंपटीशन क्रिएट हुआ है और उसी का जवाब भी हमने इसमें ढूंढने की कोशिश कहीं की है। हमारे साथी जो 2010 में एलिजिबल हुए और अपॉइंटमेंट भी पा गए, आज की तारीख में 2018, 20, 22 में जो एलिजिबल हुए वो उनके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं। उनका स्वागत है, उनको मना नहीं किया जा सकता, परंतु आपको नहीं लगता कि समय रहते अगर ये अपॉइंटमेंट हो गए होते तो उन लोगों को ये अननेसेसरी अनड्यू डिले भी नहीं झेलना पड़ता और कंपटीशन भी नहीं झेलना पड़ता। तो
इसलिए मैं कहता हूं कि फर्स्ट फेज का तो वो बैकलॉग है। सेकेंड फेज का क्या मतलब है? रिटायरमेंट तो होंगी, ईडब्ल्यूएस के लिए हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि पोस्टें आएंगी, तो वो सेकेंड फेज की जो एडवर्टाइजमेंट और पोस्टें होंगी उनको भी फिर एक हेल्दी कंपटीशन से भरा जाए, लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा जाए जो किसी कारण से फर्स्ट फेज में छूट गया वो कम से कम सेकेंड फेज में ना छूटने पाए। फिर एक मतलब इस सवाल से हट के सवाल है कि एडहॉक पैनल बनता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसमें ज़्यादातर पुराने लोग आप देखेंगे कि 7वीं कैटेगरी में पहुँच गए, ये तो उसमें बदलाव को लेकर के बात की जा सकती है कि जैसे पीएचडी को एक कैटेगरी में रख दिया जाए तो शायद नहीं कर लेते हैं इस पर भी बात। आपका अच्छा सुझाव है, मैं ऐसे जो कंस्ट्रक्टिव सुझाव है मैं इससे हमेशा बहुत ही प्रेरणा लेता हूं, क्योंकि मुझे भी कई बार कुछ लोगों ने कहा कि पुराने समय के अंक जो मार्क्स वगैरह आते थे और आज के समय में जो अंक आ रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान। इंटरनल असेसमेंट के बाद कुछ बदलाव हुआ और अब तो हमारे आने वाले शिक्षक साथी हिंदी जैसे विषय में भी सर 95, 90 हाँ अब आते हैं, तो अंक आते हैं, उनका स्वागत है, मतलब कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो पुराने समय में बहुत एक क्राइटेरिया अलग तरह का चलता था, मार्क्स मैक्सिमम जो है बहुत ज़्यादा नहीं दिए जाते, तो उनको नुकसान ना होने पाए इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। एडहॉक की परमानेंट के टाइम पे भी कर सकते हैं, स्क्रीनिंग मेथड में भी कर सकते हैं, जरूर करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे जी। तो ये बात कर रहे थे हमारे साथ डूटा के अध्यक्ष डॉक्टर ए के भागी जी, जो कि नए जो स्क्रीनिंग फार्मूला है और नहीं कहिए कि नई नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जो फार्मूला इसी के द्वारा पास किया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय के, उस पर चर्चा कर रहे थे।